हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्ते, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि हम इतने मजबूर हैं ना कि हम किसी को कुछ अपने दिल का फीलिंग बता नहीं सकते। बस आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपसे बात करूँ, इसीलिए मैंने आपके पास एक ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। फ्रेंड, हम 3 बहन हैं और आप लोग भी सोचते होंगे कि मेरा चैनल है लेकिन ये ब्लॉग नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? मैं इसलिए नहीं डालती हूँ फ्रेंड क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है और मैं 3 बहन हूँ और मेरे पापा को बॉर्न टीबी हो गया था, जिसके कारण मेरे पापा अभी ये तीसरी साल चल रही है उनकी। 3 साल होने वाला है। 3 साल से वो अभी बेड पे ही पड़े हुए हैं। जब मेरी बहन मेरे देवर से जब उन्होंने लव मैरिज शादी करी थी कोर्ट में, उसके बाद कुछ ऐसी आपस में बात हो गई थी मेरे देवर को लेकर। मेरे देवर थोड़ा वही बात है ना, किसी को जब अपना समझ के करो, उसके लिए हमें इतनी सारियाँ गालियाँ मिली, घर से बेदखल किए, हमें जो नहीं कहने को हमारे सास ससुर ने मुझे गाली दिए। मैं सब कुछ सुनी। मैं इसलिए सुनी क्योंकि एक तरफ मेरा देवर था और एक तरफ मेरी बहन थी, इसलिए मैंने सुना और मैं यही सोची कि चल भाई आज मैं करा देती हूँ रिश्ता, आज न कल तो सब अपना ही लेते हैं। मैंने ये सोचा था। फिर हमने शादी वादी करवा दी। फिर मैं अपने पास ही रखने लगी हरियाणा में। मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं वहीं पे मेरे देवर को जॉब भी लगवाए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जॉब सिखाए, खुद से सिखाए। उसके बाद वो जॉब किया। जॉब करने के बाद मेरी बहन को बच्चे हुए। जापा मैंने ही निकाली और यही हॉस्पिटल, सोनीपत हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट करवाई थी और यहीं में इसका जापा हुआ था। मैंने बल्कि तत्काल में इसको जितना मेरे पास सक्षम अवेलेबल जितने पैसे थे मैंने दिए और डिलीवरी हो गई। मैंने खाना पीना भी हम लोग करवाए मिलजुल के। मैंने मेहनत की, अगले ने पैसे दिए। उसके बाद खाना पीना होने के बाद ऐसा हुआ, एक दिन मेरे देवर ने हमसे बहस किए। वो मुझे गाली दिए, मेरी माँ को गाली दिए। तो आप बता सकते हो फ्रेंड कि माँ बाप को अगर कोई गाली देता कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। मेरे हस्बैंड हैं, आज 13 साल हो गई है शादी का, लेकिन आज तक उन्होंने कोई गाली नहीं दिया मेरे को, ना मैं उनके माँ बाप को कभी देती हूँ गाली। उसके बाद फिर मेरे लड़ाई हुई, हमारी बहुत सारी लड़ाई हुई। फिर मैं कसम खा ली कि नहीं, मैं इसको अपने पास में नहीं रखूँगी। जिस माँ बाप ने इसको घर से बेदखल किया था, फिर मैंने इसको अपनाया, इसको सराहना दी रहने के लिए, इसको एक ज़िंदगी जीना सिखाई, हर चीज़ कराई। फिर वो बंदा मेरे को गाली दे तो मैं बर्दाश्त कैसे करती। उसके बाद मैं अपने पापा को फ़ोन करी। मैंने अपने पापा को हम बोले अपने पापा को कि आप इनको ले जाओ आके, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लूँगी। फिर मेरे पापा आए बस से। जिस दिन मैं बात की उसी दिन दोपहर में बिहार से बस पकड़े और दिल्ली आए। दिल्ली से फिर मेरे पास आए। उसके बाद फिर आए तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रहे। मैंने खाना पीना सब कुछ किया। वो अलग खाती थी, मैं अलग खाती थी। एक दिन मैं मेरे पापा को थोड़ा थोड़ा पेन रहता था कमर में। फिर वो दवा देते, मैं दवा दिलवा दी। उसके बाद वो सब उनको लेके चले गए। पापा मेरी बहन को लेके गाँव चले गए। गाँव चले गए तो मेरी बातचीत बंद हो गई इन लोगों से। मेरे पापा से ही बंद हो गया, मम्मी से ही बंद हो गया। मैंने सबसे रिश्ते तोड़ दिए थे, कुछ पल के लिए मैंने तोड़ दिए थे। मैंने यही सोचा था कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इतना करने के बावजूद भी जब अपना नहीं हो सकता बंदा तो क्यों किसी को अपना समझे। मैंने सबको ठुकरा दिया। मुझे माँ बाप से भी शिकायत थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी बहन को हमसे बिना बताए उन्होंने कैश दिया और हमें पता भी नहीं चला। हमें दूसरों से पता चला कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने उसको पैसे दिए हैं।
फिर मैंने मम्मी से पूछी, मम्मी भी हमसे झूठ बोलने लगी। लास्ट में बाद में हमें पता चला कि हाँ इन्होंने दिया है, ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है, क्योंकि मैंने सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखी थी। मेरे पास कॉल आता है मेरी छोटी बहन का, जिसको मैं सोनीपत से बिहार भेजी थी। अपने पापा आए थे, लेके गए थे कि पापा अब नहीं बचेंगे। बहुत बीमार हो गए थे। मेरे पास फ़ोन आया था। उस समय मेरे पास 2-3 कमेटी चलती थी। कमेटी के पैसे मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे थे, मतलब 80-85 हज़ार के करीब में मेरे पास पैसे थे। मैंने फ़ोन काटा। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे गांव जाना है, पापा का बहुत तबीयत ख़राब है। और मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है चलते हैं। फिर हमारे पास टिकट अवेलेबल ही नहीं था, टिकट थी नहीं मेरे पास। मैं बोली सोनीपत से अमरपाली एक्सप्रेस जाती है बिहार को, मुजफ्फरपुर होके जाती है। मैं अपने बच्चों के साथ 2 कपड़े ली और पैसे ली और पार निकल गई। फिर गांव पहुंची। मैं अपने पापा के हालात देखी, मैंने बहुत रोया। मैंने बहुत रोई, क्योंकि उनकी दर्द इतनी थी ना कि देख नहीं सकते थे फ्रेंड। इतना था प्रॉब्लम था उनको कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मुझे सब सलाह देने लगे, यहाँ ले जाओ, पटना ले जाओ, कहीं ले जाओ। मैं बोली अब मैं आई हूँ, मैं अपने हिसाब से ले जाऊँगी जहाँ ले जाना होगा। फिर मेरे पापा का रेफ़र कागज़ नहीं था, तो फिर रेफ़र कागज़ मेरे हस्बैंड मम्मी के साथ गए और रेफ़र कागज़ बनवाए। उसके बाद फिर रेफ़र कागज़ लेके आए। हम तो ठान लिए थे कि हमें लखनऊ ले जाना है, PGI। फिर मैं लखनऊ के लिए निकल गई, ट्रेन पकड़ी, टिकट करवाई। मैंने 5 टिकट करवाई, अपनी बहन की, 2 मैं थी और 2 मेरे पापा मम्मी थे। 5 हो गए ना, 5। और मेरे बच्चे भी थे, बहन के भी 1 लड़के थे, मेरे 2 बच्चे थे। मैं लेके निकल गई तो मैं लखनऊ पापा को लेके आई। उसके बाद स्टेशन से मुझे पता नहीं था कि लखनऊ कहाँ है। मतलब मैंने सुना था, कभी आई नहीं थी मैं लखनऊ PGI। फिर मैंने मेरी दादी सास है, उनकी एक भाभी है, उनके लड़के बीमार हो गए थे तो PGI से इलाज चला, वो ठीक हो गए थे। मैंने उनसे फ़ोन मिलाया कि कहाँ पे PGI पड़ता, आप हमें बता दो कि मैं अपने पापा को दिखाऊंगी। इसके लिए मेरी सास ने जो गाली नहीं देने को वो गाली दी कि तुमने क्यों पूछा, क्यों नहीं बताना है उसको, वो कहीं भी लेके जाए। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छी सोच है उनकी अपने तरफ से। फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरी दादी सास की भाभी बोल रही है कि तुम नहीं कर पाओगी, इलाज नहीं करा पाओगी, ऐसा है कि तुम मत ले जाओ, बहुत परेशान हो जाओगे। मैंने फ़ोन काट दिए। फ़ोन काट के फिर मैं लखनऊ गई अपने पापा को लेके। लखनऊ स्टेशन से बाहर जब निकली तो मैंने एक ओला बुक करा। मैंने कहा गाड़ी वाले को तो पता ही होता है। मैंने ओला बुक करा, वहाँ से बोली मैं कि मेरे को PGI जाना है। PGI वो ले गए, मेरे को इमरजेंसी के गेट पे छोड़ा उन्होंने। इमरजेंसी के गेट पे छोड़ा तो इमरजेंसी के पास मैं रात भर चक्कर काटी अपने पापा को लेके भर्ती हो जाए, लेकिन इमरजेंसी में भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर एक ही सवाल कहते थे, सीट खाली नहीं है, वेटिंग में सीट है, जब सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपने पापा को लेके आ जाती थी बाहर। वो बारिश होती थी, बंदर परेशान करते थे, 3-3 बच्चे थे, मम्मी थी, सबका खाना पीना रहना, परेशान हो गए थे हम। वो भी ठंडी के दिन, हाँ शायद गर्मी के दिन थी। फिर मेरे पापा को अचानक से रात में यूरिन बंद हो जाती है, बाथरूम। उस समय मैं लगी रहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द किसी के थ्रू अपने पापा को इमरजेंसी में भर्ती करवाऊँ।
फिर मेरे पापा का यूरिन बंद हो जाता है, मेरे पापा को पेट टाइट हो जाता है, वो बहुत चिल्लाते हैं, दर्द से बहुत चिल्लाते हैं। फिर लखनऊ के बगल प्राइवेट हॉस्पिटल में पीजीआई का कोई एक कैंटीन का बंदा था जिससे हमारी जान पहचान हुई। उन्होंने पीजीआई के ही डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पे हमें ले गए वो। मैंने अपने पापा को वहाँ एडमिट करवाए। फिर उनको नली लगी। उसके बाद फिर उन्होंने 30,000 का बिल बनाया एक दिन में। फिर मैं अपने पापा को वहाँ से निकाल ली, इसलिए निकाल ली कि मेरे पास इतनी बेहोत नहीं थी कि मैं इतना पैसे कहाँ से लाती। फिर निकालने के बाद मैं उनका पैसा बिल पूरा करके फिर मैं वहाँ से एम्बुलेंस करी 13,000 का। मैं निकल गई सोनीपत सबको लेकर। सोनीपत निकली। सोनीपत में मेरा देवर आ गया था, मेरी बहन को, मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को ले गया कमरे पे। मैं एम्बुलेंस में बैठी रही क्योंकि मेरे साथ पापा थे, पापा को देखना था हमें। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ भर्ती करवाऊँ। मैं वहाँ भी गई, 14 सेक्टर भी गई, वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर मेरे हस्बैंड के जो मालिक है लूथरा इंडस्ट्री, उन्होंने बताया कि आप ट्यूलिप में जाओ। उनके थ्रू ट्यूलिप में मेरे हस्बैंड लेके गए मेरे पापा को। फिर वहाँ एडमिट हुए तो फिर वहाँ हमें 1 लाख के करीब में लग गया था पैसे। दूसरी बात, उनकी जांच हुई। फिर हमें पता चला कि इनको बोन टीबी, स्पाइन हो गया था। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण मवाद हो गई थी और हड्डियाँ गलने लगी थी। फिर हॉस्पिटल में हमने 1 हफ्ता रखे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यहाँ इलाज तो होगी नहीं, दर्द वर्द हम शांत कर देंगे लेकिन इलाज नहीं होगी, सरकारी हॉस्पिटल से इलाज कराओ। फिर उन्होंने राय दिया खानपुर ले जाओ। फिर वहाँ से मैं एम्बुलेंस करी, खानपुर ले गई। खानपुर ले जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद खानपुर ले जाऊंगी, तो 4,000 में मैंने एम्बुलेंस की है। हमारे साथ कोई नहीं था, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। मतलब मैं अजनबी थी हर जगह के लिए, मैं कहीं नहीं गई हुई थी। खानपुर भी पहली बार गई तो वहाँ 2-4 लाशें निकले इमरजेंसी के गेट से। मेरे पापा डर गए। फिर अंदर गए, उनकी सांसों में प्रॉब्लम आ गई। फिर हम वहाँ से, मैं बोली कि अब मुझे निकलना है यहाँ से। फिर एम्बुलेंस करी दिल्ली के लिए। फिर दिल्ली गई लेके रात को। ऑल फैमिली हॉस्पिटल नेहरू प्लेस में, या शायद नोएडा साइड है, मेरे को इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। फिर वहाँ गई लेके, तो वहाँ पता चला कि 5 लाख रुपए आपको पहले जमा करना है काउंटर पे, सर्जरी होगी। दूसरी बात, हम रिस्क नहीं लेंगे वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका नस ब्लॉक हो गया था, कमर से नीचे नस ब्लॉक हो गई थी लखनऊ में ही। फिर 5 लाख आपको दवा में लगता। फिर मैं पापा को एम्बुलेंस से नीचे नहीं निकाली। मैं यही सोची कि अगर मैं अपने आप को भी बेच देती हूँ तो शायद 5 लाख रुपये पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो पापा को फिर लेके मैं घर आ गई। मेरे पापा के पीछे बैक में बेड सोल हो गया था बहुत ज़्यादा, और दर्द से दिन रात तड़पते थे। हमारे घर में कोई खाना पीना नहीं खाता था। कहने को मैं 3 बहन हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष मैंने किया है अपने पापा के लिए। पैसे से भी मेरी बहनें भी की हैं, मेरी बड़ी वाली बहन भी की हैं, छोटी वाली बहन भी की है। जिससे जितना हुआ उतना कर सके। सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। किसी के पास छोटा बच्चा था तो किसी का हस्बैंड काम नहीं करता, तो सबको अपनी गृहस्थी देखना ज़रूरी था। मैं थी जो पति पत्नी, हमें उस समय कुछ नहीं दिखा क्या, माँ बाप। फिर मैं लेके गई और अपने पापा को यहाँ रखी कमरे पे। जो आते थे सब यही कहते थे कि वो नहीं बचेंगे। लेकिन मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान एक बेटी का लाज रखना, क्योंकि मैं लेके आई थी तो मैं यही सोचती थी कि जब तक जान में जान नहीं आएगी, जब तक गांव लेके नहीं जाऊंगी। फिर मैं अचानक 2 दिन रखी सोनीपत में अपने पापा को। फिर मैं सोची कि अब मैं लेके जा रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली
कि मुझे लखनऊ जाना है। मेरे हस्बैंड बोले अभी तो तुरंत आई हो, वहाँ जाओगे फिर भर्ती नहीं होगा, क्या फ़ायदा। मैं बोली नहीं हमें जाना है। फिर हमने एम्बुलेंस करा 13,000 में। पापा, मैं और मेरे हस्बैंड, मम्मी सब लोग चले गए। उसके बाद लखनऊ में मैंने किसी तरह से भी कोशिश करी, अपने पापा को एडमिट करवा दी। 4 बजे शाम को चली थी और हमने सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। फिर इमरजेंसी में भर्ती हो गए थे मेरे पापा। भर्ती हो गए, इलाज चला। शनिवार को भर्ती हुए थे। अब मंगलवार को डॉक्टर आया था। डॉक्टर जैसे आए थे वही देखे, बोले इनको बोन टीबी है, इनकी लंबी इलाज चलेगी, 18 महीने के कोर्स होगा, टीबी का दवा चलेगा। इतना कह के वो ठीक हो जाएंगे, सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, पैर भी चलने लगेगा, आपको लंबा टाइम लगे। मैं बोली सर आप अपने वार्ड में रख लो। कह रहे इतने लंबे वार्ड पेशेंट को इतनी लंबी इलाज के लिए हम वार्ड में नहीं रख सकते, कि सिर्फ सर्जरी वाले बंदे ही होते हैं वार्ड में जिनकी सर्जरी होनी है। फिर उन्होंने डिस्चार्ज लिख दिया तो मेरे पापा का ऐसा कंडीशन था, बेड पे ही लैटरिंग होना, बेड सोल हो गया था, इतना ख़तरनाक बेड सोल हो गया था। मैं दिखा दूँगी, फ़ोटो लगा दूँगी आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे सामने में देख लेना आप। और मैं 2 हफ्ता अपने ज़िद से रखी। जब मेरे पापा रोटी पहले कुछ नहीं खाते थे, नींद में ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे लगता था कि कुछ हो गया उनको। फिर जब ठीक हो गए, रोटी खाने लगे, मतलब 2-3 हफ्ते बाद मैं अपने पापा को फिर डिस्चार्ज करा ली। उतने दिन में तो बहुत पैसे लग गए हमारे लखनऊ में। उसके बाद फिर मैंने एम्बुलेंस करा 13,000 का। फिर हम बिहार के लिए निकल गए। बिहार के लिए निकले तो बीच में ही एम्बुलेंस की आधी रात को 7-8 बजे के करीब में गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया, बीच ही रोड पे टूट गया। तो रात भर हमें एक ढाबा पे रोका, वहीं रहे हम लोग। वहीं डर भी लग रहा था, फिर भी रुके। फिर मैकेनिक आई सुबह, मैकेनिक बनाया, फिर हम लोग निकल गए। तो हम 4 बजे शाम के करीब कल होके नेक्स्ट डे अपने घर पहुँचे। उसके बाद मेरी बड़ी बहन आई थी, घर वर साफ़ करी थी, पापा को रखी मैं। फ्रेंड इतनी बड़ी जर्नी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं दूसरे दिन आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।